चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर रिलेशंस। ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी से सेकंड चैप्टर है आई थिंक +1 में, एंड +2 में ये फर्स्ट चैप्टर है। तो रिलेशन कुछ पार्ट तो रिलेशन का दिया है +1 में, कुछ पार्ट दिया है +2 में, ठीक है। और जो +2 पास आउट है उन्हें तो सारे ही करना है, और जो अभी +1 में जस्ट बच्चे आए हैं तो लेटर ऑन मैं बता दूंगा कि यहाँ तक +1 में का है सिलेबस और बाकी +2 का। तो इट डिपेंड्स कि आपने +2 तक का करना है या +1 तक का करना है, ठीक है। वो आपके ऊपर है, आप देख लेना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। तो अगर हमें जानना है भाई रिलेशन होता क्या है, तो उससे पहले कुछ टर्म्स हैं, मतलब बेस तो बनाना पड़ेगा, है ना। तो वो हम बेस तैयार करते हैं। पहले रिलेशन की डेफिनेशन क्या है वो जानने से पहले थोड़ा सा बेस बना लेते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्डर्ड पेयर से कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। क्या मतलब है इसका? देखो, अगर इस तरह से लिखा है ना, ए बी ऐसे लिखा हुआ है, इसी को हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। गिवन फिक्स्ड ऑर्डर है इसका, ठीक है। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते BA, ठीक है। अगर AB लिखा है तो ये ऑर्डर इसका फिक्स्ड है। अब यहाँ पर AB लिखना और BA लिखना और इसके फिर बीच में अगर मैं इक्वल लगा दूँ तो ये गलत है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं यहाँ पर। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर ऐसा लिखा है ना, तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इस ऑर्डर्ड पेयर का, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा A, ये तो होगा सेट A का एलिमेंट, और सेकंड जो एलिमेंट होगा ये होगा सेट B का एलिमेंट फॉर एनी 2 सेट्स A एंड B, ठीक है। ये चीज़ समझ में आती है? अच्छा, फिर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट है ऑर्डरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अभी मैंने बताया था कि AB को हम BA नहीं लिख सकते, तो वही बोला जा रहा है कि ऑर्डरिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। AB इज़ नॉट इक्वल्स टू BA, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ तो चलो 2 एलिमेंट्स लिखे हैं इसलिए हमने इसको नाम दिया है ऑर्डर्ड पेयर। अगर 3 लिख दिए लाइक दिस, ठीक है, ABC, ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बट IT वगैरह कहीं ना कहीं क्वेश्चन में अगर इस आपको देखने को मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, है ना। बट स्कूल लेवल पर तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट नोट इज़ ऑर्डर्ड पेयर इज़ नॉट अ सेट, ठीक है। ये कोई सेट नहीं है। दिस इज़ नॉट अ कॉन्टिन्यूअस सेट। जैसे अभी हमने पहले सेट्स में पढ़ा ना, या बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा कि अगर कुछ ऐसे लिखा था लाइक 2 5, तो ये तो क्या था? कॉन्टिन्यूअस सेट, है ना। ये कॉन्टिन्यूअस सेट था। बट यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर है, दिस इज़ नॉट अ सेट, तो इसको हम सेट कंसीडर नहीं करेंगे। एंड 2 एलिमेंट्स नीड नॉट टू बी डिफरेंट। और यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट ही हो। लाइक हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, जबकि सेट्स में ऐसा हम नहीं लिख सकते, है ना। सेट्स में ऐसा थोड़ी ना होता है। या अगर मान ले चलो ये इंटरवल है, तो इंटरवल में आप ऐसे लिख ही नहीं सकते, है ना। समझ में आ गया क्या बोला जा रहा है? देन कम्स इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अगर मान लिया चलो ये 2 ऑर्डर्ड पेयर आपके इक्वल हैं, ठीक है, तो ये इक्वल कब होंगे? जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ इक्वल होगा, ठीक है, एंड आपका सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ इक्वल होगा। क्लियर? दैट इज़ ये लिखा हुआ है A1 इक्वल्स टू A2, B1 इक्वल्स टू B2। ये चीज़ समझ में आ गई? एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर कुछ ऐसा लिखा है x + 3 5, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। राइट साइड में लिखा है 6 देन 2x + y, तो x + y विल बी इक्वल्स टू 6, है ना। इतना हो जाएगा। और यहाँ पर 5 विल बी इक्वल्स टू
2x प्लस वाई। तो यहाँ से तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3 आ गई, तो ये 3 उठा के आप यहाँ पे रखो, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6, 5 माइनस 6 वी गेट y इक्वल्स टू -1, इतना आ जाएगा, है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 3a माइनस 2 कोमा b प्लस 3, राइट साइड में लिखा है 2a माइनस 1 कोमा 3, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वल कर दो, तो 3a माइनस 2 इक्वल्स टू 2a माइनस 1, तो a कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। एंड सेकंड एलिमेंट जो है b प्लस 3 वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ से b कितना आ गया आपका 0 आ गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ठीक। मान लो आपको दो सेट्स दिए हैं a एंड b, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ना इनका, उसको हम इस तरह से लिखते हैं a क्रॉस b, ठीक है। इसको हम रीड करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स a एंड b विल बी रिटन लाइक दिस a क्रॉस b, ठीक है। और ये होगा क्या, दिस विल बी सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ए बी। इसका क्या मतलब है, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। इट्स अ सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर सच डैट, जो पहला एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो सेट ए का होगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा सारे ऑर्डर्ड पेयर का वो सेट बी का एलिमेंट होगा, ठीक है। क्या मतलब है इसका अभी पता चल जाएगा, ये तो हमने सिर्फ डेफिनेशन बताई है, ठीक है। अभी एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लो हमने एक सेट लिया ए, इसके एलिमेंट्स हमने ले लिए 1 2, फिर एक और सेट लिया हमने बी, इसके एलिमेंट्स ले लिए 3 4 5, ठीक है। अब हमने ए क्रॉस बी लिखा, अब ए क्रॉस बी कैसे लिखते हैं वो देखो। फर्स्ट एलिमेंट उठाया यहाँ से, पहले सेट से फर्स्ट एलिमेंट उठाया, ये 3 के पास गया पहले, तो 1 3 लिख दिया, फिर ये जाएगा 4 के पास 1 4 लिखेंगे, फिर ये जाएगा 5 के पास तो 1 5, ठीक है। ऐसे बन जाएगा, ये चीज़ समझ में आ गई। फिर अब हम जाएंगे दूसरे एलिमेंट के पास, सेट ए के पास गए और उसमें जो दूसरा एलिमेंट है फिर उसके पास गए, फिर हम सेट बी के पास गए, उसमें जो पहला एलिमेंट है उसके पास गए 2 3, फिर 2 4, उसके बाद 2 5, ठीक है। तो ऐसा करने से ये ए क्रॉस बी आपका लिखा गया, ये चीज़ समझ में आ गई। तो ऐसे लिखते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। कुछ नोट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। अगर कोई सेट है ए इक्वल्स टू 5, मतलब नल सेट है, या फिर बी नल सेट है, मतलब हमारे पास दो सेट है जिनमें से एक नल सेट है, ए होगा या फिर बी होगा, कोई भी एक नल सेट हो जाए, तो बेटा उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, आप जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या होगा, हमेशा ही नल सेट होगा, 5 होगा, ठीक है। अगर हमें दो सेट दिए हैं उसका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है और एक नल सेट है, तो पक्की बात है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा डैट विल बी नल सेट, ठीक है। फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की अगर बात करें ए क्रॉस बी में अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात करें, डैट इज़ क्या कह रहे हैं हम, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ऐसे लिखा जाएगा। तो मान लिया कि ए में आपके m एलिमेंट्स हैं और b में आपके n एलिमेंट्स हैं, तो इसमें टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे n ऑफ a इंटू n ऑफ b, डैट इज़ m इंटू n, इतने टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्कूल एग्ज़ाम्स में आपके पूछा जा सकता है, कंपटीशन वगैरह में भी, मतलब जो छोटे मोटे लेवल के एग्ज़ाम होते हैं ऑब्जेक्टिव, उनमें पूछा जा सकता है। मेंस में तो कभी भी नहीं पूछेंगे ऐसा, है ना। तो देखते हैं अब ये आया कैसे है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा लिखा गया, जैसे ए क्रॉस बी लिखना है, मान लिया कि यहाँ पर m एलिमेंट्स है a1 a2 a3 अप टू am, ठीक है। फिर b में भी b1 b2 b3 अप टू bn। अब हमें a क्रॉस b लिखना है, a क्रॉस b लिखना है, तो हम क्या करेंगे, पहले सेट a के पास जाएंगे और फिर उसके अंदर पहले एलिमेंट के पास गए a1 के पास,
फिर हम बारी बारी से B1, फिर B2, फिर B3, उसके बाद इस तरह से चलता रहेगा ये आपका। ठीक, तो A1 B1, A1 B2, A1 B3 लाइक चलता रहेगा, A1 BN, ठीक है, ऐसा होगा। फिर उसके बाद हम सेट ए के पास जाएंगे और उसके अंदर फिर एलिमेंट A2 के पास, फिर सेट बी के पास, देन B1 B2 B3 अप टू BN, ऐसे चलेगा। A2 B1, A2 B2, A2 B3 लाइक A2 BN, इस तरह से चलेगा, है ना। तो बस ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा ये। तो टोटल हमारे पास m एलिमेंट्स है। लास्ट में सेट ए में हमारे पास AM ये वाला एलिमेंट था। फिर हम A1 के साथ जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं वो सारे बनाएंगे। AM B1, AM B2 लाइक दिस, लास्ट AM BN, इस तरह से। तो अब आप देख सकते हो कि टोटल कितने हो गए। ऐसे m है ना, रो इस तरह से रो वाइज कितने हैं, ये m एलिमेंट्स है, और ऐसे कितने हैं वर्टिकली, ये आपके n एलिमेंट्स है। तो टोटल कितने हो गए, m इंटू n, ठीक है। ये इसका रीज़न हो गया कि ऐसा फॉर्मूला क्यों आया है। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक आधा। सेट ए लिया, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। एक सेट लिया, इसके एलिमेंट्स हैं 4 5, ठीक है। फिर A क्रॉस B लिखना है। अब तो आ गया होगा, है ना, कैसे लिखेंगे, 1 4 1 5 ऐसे लिखा। फिर 2 4 2 5, फिर 3 4 3 5, है ना, इस तरह से लिखेंगे। ये बन गया आपका A क्रॉस B। काउंट करना कितने एलिमेंट्स हो गए इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 हो गए। और फॉर्मूले से देखें तो, फॉर्मूले से देखेंगे तो बेटा इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो 3 इंटू 2 6, तो फॉर्मूले से 6 हो जाएंगे। और कौन कौन से होंगे, अगर ये बताना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे तो फिर आप इस तरह से लिख के बताओगे, ठीक है। समझ में आ गया। देन वी हैव नॉट ओवर हेयर, जो A क्रॉस B है डैट इज़ नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। जर्नली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जर्नली का मतलब ये है कि कुछ केसेस हो सकते हैं जहाँ पर B क्रॉस A इक्वल आ जाए, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाए। तो बट जर्नली ऐसा नहीं होता है। मतलब जर्नली जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो आपका क्या है, नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं ना। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो आपका कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, जर्नली हो भी सकता है किसी किसी केसेस में। तो हम तो जर्नली बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने ए सेट लिया, इसके एलिमेंट्स ले लिए 1 2, एक सेट लिया बी, इसके एलिमेंट्स ले लिए ए बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी लिख लो। ए क्रॉस बी कैसे लिखा जाएगा, ए के पास गए, फिर 1 के पास गए, 1A 1B, है ना। फिर 2 के पास गए, 2A 2B, तो A क्रॉस B आपका बन गया 1A 1B 2A 2B। B क्रॉस A, अब पहले B के पास जाएंगे, फिर A1 A2, तो A1 A2 आ गया। फिर B के पास गए, फिर B1 B2, तो B1 B2 आ गया, ठीक है। अब आप देख के बताओ मुझे, क्या दोनों इक्वल है, इक्वल है क्या, नहीं है ना। तो वही लिखा है यहाँ पर, जनरली कार्टेशियन प्रोडक्ट इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है भाई। अच्छा, अगर हम बात करें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, अगर 3 सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें, अभी तक तो हम 2 ही सेट्स ले रहे थे, ठीक है। तो 3 सेट्स भी हो सकते हैं, यानी कि A क्रॉस B क्रॉस C ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर चलिए एग्जांपल लेते हैं। सेट A लिया, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2, ठीक है। एक सेट लिया हमने B, इसमें एलिमेंट्स ले लिए 3 4। एक सेट लिया C, इसके एलिमेंट्स ले लिए 5 6, ठीक है। तो पहले हमने क्या करा, A क्रॉस B लिखा। अब A क्रॉस B कैसे लिखोगे भाई, 1 3 1 4, इतना आ गया। फिर 2 3 2 4 2 3 2 4, ये आ गया, ठीक है। अब इधर आ जाओ। अब ये तो हो गया A क्रॉस B। अब ले लेते हैं हम इसका C के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। तो C के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है,
तो ए क्रॉस बी, ये पहला एलिमेंट उठाया पूरा 1 3 वाला, फिर सी के पास गए और उसके अंदर 5 के पास गए, तो 1 3 5 लिखा गया। फिर ऐसे ही हम 6 के पास भी गए तो 1 3 6 लिखा गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया आगे क्या करना है। तो फिर 1 4 के पास गए, फिर 5 के पास, फिर 6 के पास, तो 1 4 5 1 4 6। ठीक है, फिर उसके बाद हम जाएंगे 2 3 के पास, 2 3 5 2 3 6 ऐसे लिखा गया। क्लियर है। फिर उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर 2 4 के पास, तो 2 4 5 2 4 6, तो ये बन गया आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है भाई, आई होप इट इज़ क्लियर। इतना आ जाएगा, समझ में आ गया। नाउ अब हम ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं ग्राफिकली, ये देखते हैं। मान लें कि हमरा जैसे हमने एग्जांपल लिया भाई, एक सेट है इसके एलिमेंट्स है 1 2 3, एक सेट है बी इसके एलिमेंट्स है 2 4। ठीक है, तो ए क्रॉस बी लिख लो, अब तो लिख सकते हो ना। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 1 4 2 2 2 4, फिर 3 2 3 4, इतना हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह से लिखा गया। ठीक है जी, इतना आ गया ए क्रॉस बी। अब यहाँ पर इसको अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो इनको हम एज अ पॉइंट कंसिडर करेंगे। ठीक है, दीज आर व्हाट पॉइंट्स इन 2D प्लेन। ठीक, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इस तरह से आप क्या करोगे, एक्स वाई एक्सिस बनाओ और ये पॉइंट्स है, बस पॉइंट्स लोकेट कर दो। आई होप कि इतना तो कर ही लोगे। चलो फिर भी बता देते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 1 2, तो ये नंबरिंग करिए 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 4, तो 1 2 पॉइंट का यहाँ आएगा, है ना, यही तो आएगा। 1 2 यहाँ आ गया, 2 2 इधर आ जाएगा, 3 2 इधर आ जाएगा, 1 4 2 4 3 4 लाइक दिस, ये पॉइंट्स आ जाएंगे आपके। तो इस तरह से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। देन एरो डायग्राम, नेक्स्ट इज व्हाट एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर फिर से वही कि एक सेट लिया 2 4 6 इसके एलिमेंट्स हैं, एक सेट ले लिया ए बी इसके एलिमेंट्स हैं, फिर हमने ए क्रॉस बी लिखा। ए क्रॉस बी तो हम बहुत इजीली लिख सकते हैं अब, है ना। कितना हो जाएगा भाई 2A 2B, फिर उसके बाद 4A 4B, है ना। देन लास्ट 6A 6B, तो ये लिखा गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब एरो डायग्राम से क्या मतलब है, एरो डायग्राम से ये मतलब है, ठीक, सेट ए सेट बी। सेट ए क्या है हमारे पास, इसके एलिमेंट्स है 2 4 6। ठीक है, तो 2 4 6 इसके एलिमेंट्स हैं, सेट बी के एलिमेंट्स हैं ए बी। अब यहाँ पर 2 किस किस के साथ कनेक्टेड है, वी हैव 2A 2B, तो 2 को यहाँ पर हम A और B के साथ कनेक्ट करेंगे, 2A 2B। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 4A 4B है तो 4A 4B। क्लियर है। ऐसे 6A 6B है तो 6A 6B, ऐसे चला जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट एरो डायग्राम, इसी को हम एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया है। देन अगर बात करें, यहाँ पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सेट बी लिया, इसके एलिमेंट्स है एक्स वाई, एक सेट ले लिया ए, इसके एलिमेंट्स ले लिए हमने 1 2 3। बी क्रॉस ए लिखते हैं, बी क्रॉस ए लिखना है तो x1 x2 कितना हो जाएगा, x उठाया 1 2 3, तीनों के पास जाएंगे तो x1 2 3 आ जाएगा, x1 x2 x3। फिर y उठाएंगे, फिर y1 y2 y3। ठीक है, एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इस तरह से 2 एलिप्टिकल सर्कल बना लो। ठीक है, ये अब बी क्रॉस ए लिख रहे हैं तो पहले सेट बी लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे। बी के एलिमेंट्स है एक्स वाई, ए के एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3 1 2 3। ठीक है,
तो यहाँ पर x के साथ क्या कनेक्टेड है भाई, x की इमेज क्या है, x1 x2 x3। सिमिलरली y की इमेज क्या है, y1 y2 y3। समझ में आ गया। देन इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे। तो पहला इसमें आता है आपका A क्रॉस B यूनियन C। तो इसको हम लिख सकते हैं A क्रॉस B, फिर ये जो यूनियन है ये बाहर आ जाएगा आपका, एंड A क्रॉस C। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर सेकंड पार्ट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, इसको हम लिख सकते हैं A क्रॉस B इंटरसेक्शन, बाहर आ जाएगा A क्रॉस C। ठीक है। तो ये रिज़ल्ट है, इम्पॉर्टेंट है। इट्स लाइक डी मॉर्गन्स लॉ, जैसे हमने सेट्स में किया था, तो सेम उसी टाइप का है। नॉट डी मॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उससे रिलेट कर सकते हो इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, सेट्स में किया था, याद आया। तो वैसा ही कुछ है, ए क्रॉस बी, जो अंदर यूनियन है वो बाहर आ गया, फिर ए क्रॉस सी। तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही था, सेट्स में तो कुछ ऐसा था ना। सेट्स में क्या था, ए अगर बाहर इंटरसेक्शन है तो अंदर यूनियन, फिर हम इसको लिखते थे ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन बाहर आ गया और ए इंटरसेक्शन सी। तो अब इंटरसेक्शन की जगह यहाँ पर क्रॉस हो गया, तो वही चीज़ है सेम। तो एक प्रूफ देख लेते हैं। फर्स्ट का प्रूफ तो मैं आपको करा देता हूँ, सेकंड आपको खुद ही करना है, और आगे भी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, उन सब का प्रूफ आपको खुद ही करना है। ठीक है, इसको अपना टास्क समझो। करना कैसे है वो मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, और इसी तरह से आप बाकी भी कर सकते हो। तो यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई और मान लिया कि एक्स वाई ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, एक्स वाई है ना, बिकॉज यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में ही होंगे, है ना भाई। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा है लाइक ए क्रॉस बी, तो उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। तो मान लिया कि एक्स वाई जो है वो ए क्रॉस बी यूनियन सी को बिलोंग करता है। ठीक है। देन अब इसका क्या मतलब है, अगर कुछ ऐसा लिखा है तो इसका ये मतलब है जो पहला वाला एलिमेंट है वो सेट ए का है, और जो दूसरा वाला एलिमेंट है इस ऑर्डर्ड पेयर का वो इस वाले सेट का, बी यूनियन सी का। यही तो मतलब होगा इसका। फिर y बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो एलिमेंट है y ये या तो b में होगा या फिर c में होगा। यूनियन में तो ऐसे ही लिखते थे हम, याद आया। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x a को बिलोंग करता है एंड y b को बिलोंग करता है। फिर और बीच में लिया है उठा के, x a को बिलोंग करता है एंड y c को बिलोंग करता है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, x a में भी है और b में भी है, इसका क्या मतलब है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जो एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर होगा वो ए क्रॉस बी का होगा, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तभी तो हम ऐसा बोलेंगे जो पहला एलिमेंट है इस ऑर्डर्ड पेयर का वो ए का है, जो सेकंड एलिमेंट है इस ऑर्डर्ड पेयर का वो सेट बी का है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर एक्स ए को भी बिलोंग कर रहा है, सी को भी कर रहा है, यानी एक्स वाई जो है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई वो ए क्रॉस सी का एलिमेंट होगा। ठीक है। अब बीच में लगा है यूनियन। अब आप इधर देखो भाई, एक्स वाई यहाँ भी है, ए क्रॉस बी में भी है, एक्स वाई ए क्रॉस सी में भी है, तो उसके यूनियन में तो पक्का ही होगा, है ना। एक्स वाई विल बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इज इट क्लियर। देखिए प्रूफ करना कंपटीशन में तो पूछा जाएगा नहीं, है ना, सब्जेक्टिव अप्रोच है, लेकिन आपके स्कूल एग्ज़ाम्स में प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोगों को आना चाहिए।
तो यहाँ पर दूसरी बात यह है कि अगर हमें कभी भी दो सेट इक्वल प्रूव करने हैं तो सेट में बताया था सेट्स चैप्टर में क्या करना है। मान लो ए और बी इक्वल प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, ए को बी का सबसेट, बी को ए का सबसेट प्रूव करो, फिर इन दोनों से हम बोल सकते हैं कि ए इक्वल्स टू बी। तो ये बेसिक फंडा है ना। तो यहाँ भी वही करना है हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का सबसेट प्रूव कर दो और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट प्रूव कर दो। तो अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो एक्स वाई है वो इसको बिलोंग करता है, और स्टार्टिंग में हम क्या लेट करके चले थे, जो एक्स वाई है वो इसको बिलोंग करता है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं ये जो लेफ्ट हैंड साइड है दिस इज़ व्हाट सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड, ठीक है, बिकॉज एक्स वाई दोनों में ही है। तो अगर ऐसा है देन वी हैव दिस इक्वेशन एंड इसको मान लिया हमने फर्स्ट, ठीक है। ये हमने स्टार्टिंग करी थी लेफ्ट हैंड साइड से। अब राइट हैंड साइड को उठा लो, राइट हैंड साइड को उठा लो। अब तो मान लिया कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ए बी दिस बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। बस सेम उसी तरह से चलना है जैसे अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड के लिए किया। तो यूनियन है बीच में, इसका क्या मतलब है, ए बी जो एलिमेंट है वो ए क्रॉस बी में भी है और ए क्रॉस सी में भी है, इसका ये मतलब है। फिर हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर जो ये ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ए का होगा, सेकंड बी का होगा, है ना, बीच में एंड लगा दोगे। ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ भी ऐसे लिख देंगे स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब सेट ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट सी। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा सा हमने यहाँ पर देखो ए बिलोंग्स टू ए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको हमने कॉमन निकाल लिया। तो ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड फिर हमने लिख दिया बी बिलोंग्स टू सेट बी, और ये रहा आपका, फिर हमने लिखा यहाँ पर बी बिलोंग्स टू सेट सी, ठीक है। अब इसी चीज़ को आप सिंबल में कैसे लिखोगे, ए बिलोंग्स टू ए एंड यहाँ पर और का मतलब हो गया यूनियन, ठीक है। तो बी बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। अब हम ऐसे लिख सकते हैं भाई स्मॉल ए तो सेट ए का एलिमेंट है, स्मॉल बी बी यूनियन सी का एलिमेंट है, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर होगा ए बी दिस विल बी द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं भाई स्टार्टिंग हमने यहाँ से की थी कि यहाँ से है ना, ऑर्डर्ड पेयर ए बी ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का एलिमेंट है। फिर हमने यहाँ पे प्रूव किया स्मॉल ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ए बी इट्स अ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड है इट्स अ सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिख दिया इट्स अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसको हमने सेकंड इक्वेशन बोला, ठीक। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है, बिकॉज कुछ ऐसा ही तो था, ए बी का सबसेट बी ए का सबसेट, तो इसलिए दोनों आपस में इक्वल, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है। थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है जो पहली बार पढ़ रहे हैं, बट जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत इजीली निकल जाएंगे, ठीक है। इनकी काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको प्रूव करने के लिए, तो कैसे कैसे काम करना है। तो अभी बहुत सारे मैं रिजल्ट्स आपको लिखवाऊंगा, यू हैव टू प्रूव इट योर सेल्फ। सेकेंड पार्ट यू हैव टू डू योर सेल्फ, सेम जैसे स्टेप्स अभी लिखवाए हैं सेम उसी तरह से चलोगे आ जाएगा। देन कुछ रिजल्ट्स हैं यहाँ पर, ए क्रॉस बी बी माइनस सी दिस विल बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टाइप ही है ना, ये बीच वाला माइनस ये बाहर आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से रिलेट कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उससे रिलेट कर सकते हैं इस आइडेंटिटी को, रिजल्ट को मतलब। देन ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए, अगर ये इक्वल है, वैसे तो हमने बोला था जनरली इक्वल नहीं होंगे, इन केस अगर ये इक्वल हैं तो बेटा ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी आपस में इक्वल हो, अदरवाइज नहीं है, ठीक है।
आई होप इट इज़ क्लियर। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह से, थियोटिकल। अगर ए बी का सबसेट है तो ए क्रॉस सी विल बी सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। एक सी यहाँ पर हम नया सेट लिया है, तो ए क्रॉस सी विल बी सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। अगर ए बी का सबसेट है, सी डी का सबसेट है, देन ए क्रॉस सी विल बी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी, लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड के साथ, कार्टेशियन प्रोडक्ट और सबसेट बीच में रहेगा। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखोगे। देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाएगा और जो क्रॉस है ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा इधर। तो ए इंटरसेक्शन सी एंड बी इंटरसेक्शन डी। ए इधर सी के साथ और बी इधर सेकंड सेट के साथ, फर्स्ट सेट के साथ। ठीक है, इनमें तो बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन, और जो क्रॉस है ये बिल्कुल बीच में चला जाएगा। प्रूफ कैसे किया? जैसे अभी मैंने करके दिखाया था फर्स्ट वाला, सेम वैसे ही होगा। फिर इधर आ जाओ। अब इधर क्या है, ये यहीं से आएगा, सिक्स्थ से ही। अब यहाँ पर सी की जगह रख दिया गया है बी। इन प्लेस ऑफ सी हम बी यूज़ करेंगे, डी की जगह यूज़ करेंगे ए। ठीक है, तो सी की जगह यूज़ किया हमने बी और डी की जगह यूज़ किया हमने ए। तो सिक्स्थ से ही आई है प्रॉपर्टी, तो याद रखा इसको भी। देन एट्थ, अगर मान लिया सेट ए में n एलिमेंट्स हैं, सेट बी में दोनों में ही n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ए और बी में दोनों में बराबर एलिमेंट्स हैं, कितने? n। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, इसमें कितने हो जाएंगे? तो इसमें देखो, अभी हमने ये रिज़ल्ट पढ़ा सेवन्थ वाला रिज़ल्ट, दिस विल बी इक्वल्स टू दिस। तो अगर दोनों में n एलिमेंट्स हैं तो a इंटरसेक्शन b में कितने हो जाएंगे? इसमें भी n हो जाएंगे, इसमें भी n हो जाएंगे। तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने हो जाएंगे? n इंटू n, n स्क्वायर हो जाएंगे, है ना। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए यहाँ पर? n स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ गई। देन नाइन्थ रिजल्ट, a क्रॉस b इक्वल्स टू a क्रॉस c अगर है, दिस इम्प्लाइज डैट b इक्वल्स टू c। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने a से a कैंसिल कर दिया और b इक्वल्स टू c हो गया। इतना इजी नहीं है प्रूफ करना। ठीक है, तो ऐसी गलती कभी मत करना, काफ़ी बच्चे करते हैं। तो ये प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, मुझे इम्पोर्टेंट लगा तो इसलिए यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मान लिया कि स्मॉल ए बी जो है, पहले लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से देख रहे हैं हम, स्मॉल ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। तो इसका क्या मतलब है भाई? स्मॉल ए बिलोंग्स टू, ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है पहला वाला, ये सेट ए का एलिमेंट होगा, और ये जो है स्मॉल बी, ये सेट बी का एलिमेंट होगा, है ना। यही तो मतलब है इसका, तो ऐसे लिख दोगे। क्लियर? अब ए क्रॉस बी जो है ये तो ए क्रॉस सी के इक्वल गिवन है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो स्मॉल ए है वो सेट ए का एलिमेंट है, स्मॉल बी है वो सेट सी का एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं बी जो है सेट बी में भी है और सेट सी में भी है। तो इट मीन्स इसका क्या मतलब हो गया, जो ये सेट बी है ये सेट सी का सबसेट होगा। भाई एक एलिमेंट है जो बी में भी है सी में भी है, तो यहाँ से बेटा हम कह सकते हैं जो बी है वो सी का सबसेट है। क्लियर? क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? भाई अगर हमें बी और सी इक्वल प्रूफ करने हैं, बी और सी, तो ये करना पड़ेगा ना, बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी एंड सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तभी हम कह सकते हैं बी इक्वल्स टू सी। समझ में आ गया? तो वो ही करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब इधर आ जाओ भाई। अब हम राइट साइड की तरफ से सोचना स्टार्ट करते हैं। मान लिया कि ए सी, स्मॉल ए सी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी है, तो यहाँ पे पहला एलिमेंट सेट ए का होगा, सेकंड एलिमेंट सेट सी का होगा, लिख दिया। फिर ए क्रॉस सी की जगह हम ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन है। तो इसके हिसाब से स्मॉल ए सेट ए का एलिमेंट है, स्मॉल सी सेट बी का एलिमेंट है ना, लिख दिया। अब देखो यहाँ पर जो स्मॉल सी है सेट सी में भी है, सेट बी में भी है, तो बोल सकते हैं सेट सी जो है वो सेट बी का सबसेट है। ठीक है, बहुत बढ़िया।
अब आप फर्स्ट और सेकंड दोनों को देखो, इन दोनों को देख के आप कह सकते हो कि B इक्वल्स टू C हो गया। समझ में आ गया भाई? आई होप इट इज़ क्लियर। इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, स्कूल एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। तो ये अपने हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे रिलेशंस। तो अभी रिलेशन से पहले वाली थ्योरी हमने सारी कर ली है और वो +1 के सिलेबस में है। ठीक है, तो बस ठीक है, आज इस लेसन में इतना ही, बाकी देखते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में।